चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ है। इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। जैसे कि कुछ लोग भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं तो कुछ लोग इन्हें बिल्कुल एक अंधविश्वास समझते हैं। एक समय मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही घटा था। मैं पहले भूत प्रेतों को बिल्कुल भी नहीं मानता था। ऐसा नहीं था कि मैं भगवान को नहीं मानता था, पर मैं भगवान को मानता था मगर भूतों को बिल्कुल भी नहीं। इसी एक वजह ने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया था, क्योंकि उस वक्त मैं भूत चुड़ैल इन सभी को केवल अंधविश्वास समझता था और शायद यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नादानी थी। आज मैं इतनी बुरी तरीके से खौफ में हूँ कि आज मैं अंधेरे कमरे में भी अकेले नहीं रह पाता। उस समय मैं अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में जैसलमेर आया हुआ था और 2 ही दिन बाद मुझे पता चला कि 21 दिन का लॉकडाउन लगने वाला है। ये सुनते ही मुझे तो जोर का झटका लगा, क्योंकि मैं तो दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहा करता था। फिर मैंने अगले ही दिन घर से निकलने के लिए टिकट बुक करवा ली। फिर मैंने अगले दिन ही टिकट निकलवा ली। फिर सुबह के 4 बजे मैं घर से निकला। स्टेशन पर पहुंचकर मैं ट्रेन का वेट करने लगा। ट्रेन आने में थोड़ा समय था तो मैं वही बेंच पर आराम से बैठ गया और ट्रेन के आने का वेट करने लगा। लगभग 20 से 25 मिनट बाद ट्रेन वहां पर आ पहुंची और फिर मैं ट्रेन में चढ़ा। मेरा सफ़र बहुत ही लंबा था, कम से कम 20 से 22 घंटे का। फिर सुबह से दोपहर हुई और दोपहर से अब रात भी हो चुकी थी। मैं उस रात बड़े आराम से सो गया था। देर रात करीबन 1 बजे ट्रेन एक स्टेशन पर जाकर रुकी। ट्रेन उसी स्टेशन पर काफ़ी समय से रुकी थी। ट्रेन को वहाँ पर लगभग आधा घंटा बीत गया था। मुझे हल्की प्यास भी लग रही थी और मैं थोड़ा बोर भी हो रहा था, तो मैं नीचे उतरा और ट्रेन से उतरकर दुकान ढूंढने लगा। तभी मुझे सामने एक दुकान दिखाई दी जो जलपान यानी नाश्ते की दुकान थी। उस दुकान पर जाते वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया कि आखिर रात के 2:30 बजे कौन सी दुकान खुली रहती है। मैंने इसे नज़रअंदाज करते हुए उस दुकान पर पहुंचा। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि दुकान पर एक बूढ़ा आदमी था जो कि समोसे और कचौरी बना रहा था। तभी मैं सोचने लगा कि आखिर ये इतनी रात को इस सुनसान और खंडर जैसे स्टेशन पर इतनी रात गए समोसे और कचौरी को बनाकर करेगा क्या, क्योंकि रात के 2 बजे आखिर कौन इनसे ये सब खरीदता। इसलिए मैं उनके पास गया और मैं उस आदमी के दुकान की तरफ जा ही रहा था कि तभी ट्रेन में बैठे लोगों ने आवाज़ लगाई। वो आवाज़ बड़ी ही जोर की थी। तभी मैं उनके पास गया और खिड़की के अंदर से झांकते हुए एक आदमी ने कहा, अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? जल्दी ट्रेन में चढ़ो, ये बेवकूफ़ी तुम्हारी जान ले लेगी। जल्दी से बैठो ट्रेन में, नहीं तो मरोगे। ये स्टेशन भूतिया है और वो रंग बदलने वाला प्रेत है। मैंने उससे कहा, अरे क्या अंकल, आप भी, मुझे बहुत प्यास लगी है। अब कचौरी और समोसे को देखकर भूख भी लग गई है। आप फिक्र मत करो, मैं नाश्ता करके लौट आऊँगा। मुझे खिड़की से उस अंकल की कहानी बड़ी अजीब लगी, क्योंकि मुझे इन सभी बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मुझे तो यह लग रहा था कि यह सब झूठे और अंधविश्वास की बातें हैं। इतना सोचते सोचते फिर मैं उस समोसे वाले के पास पहुंचा। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई उस दुकान के अंदर बैठा हुआ है जो मुझे लगातार घूरे जा रहा है। मगर जब मैंने उस ओर देखा तो वहाँ पर मुझे कोई नहीं दिखा, सिर्फ वहाँ पर वही दुकानदार था। फिर मैंने उस दुकानदार यानी कि उन अंकल जी से कहा, अरे अंकल जी, आप इतनी रात के समोसे क्यों बना रहे हैं? अंकल जी ने बड़ी ही धीमी आवाज़ में मुझे जवाब देते हुए कहा, देखिए, हमारे यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही काम होता है, तो इसीलिए हम अभी समोसे बनाकर रख देते हैं और सुबह इन्हें गर्म करके बेच देते हैं, जिससे हमें काम में सहायता भी मिल जाती है। इसलिए हम अपना काम अभी शुरू कर देते हैं। मगर मुझे इन बातों से क्या लेना देना था। फिर मैं अंकल जी से बोला, अरे अंकल जी, ज़रा 1 प्लेट समोसा और कचौरी दीजिए ना। फिर मैं वहीं पर गाने गाते हुए वहीं बेंच पर बैठ गया। तभी पता नहीं मुझे क्या सूझा, तो मैंने उनसे पूछा, अंकल जी, एक बात बताओ, क्या आपको भी भूत प्रेतों पर विश्वास है? जिस पर वो काका मुस्कुराते हुए बोले, क्यों,
तुम्हें नहीं है? तो मैंने हंसते हुए उनको जवाब दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं। और यह सुनते ही अंकल जी के मुंह पर एक मुस्कुराहट आ गई। वह मुस्कुराहट मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी, मगर मैं तो वैसे भी विश्वास नहीं करता था। फिर वो काका बोले, हाँ, वैसे मैं तुम्हें भूतों से मिलवा सकता हूँ, जिससे तुम्हें यकीन भी हो जाएगा कि भूत प्रेत जैसी काली शक्तियों का असल में अस्तित्व है। जिस पर मैं पेट पकड़कर हंसने लगा और फिर बोला, क्या अंकल जी, या तो आपका दिमाग खराब है या फिर मेरा दिमाग खराब है। यह सुनकर अंकल जी एक बार फिर मुस्कुराने लगे। फिर मैंने उनसे कहा, वह सब छोड़िए, आप बस एक प्लेट और बना कर दीजिए, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। जिस पर अंकल जी ने एक प्लेट समोसा दे दिया। अभी मैं उसे खाने ही वाला था कि तभी मेरी नज़र उसमें पड़ी हाथ की उंगली पर गई, तो मेरी आंखें एकदम से फटी की फटी रह गईं। मैंने देखा कि उस प्लेट के अंदर कटे हुए हाथ की उंगली है, जिसे देखकर मैं बहुत ही बुरी तरह से डर गया और फिर एकदम से उस प्लेट को फेंक दिया। ये सब देखकर अंकल जी मुझसे बोले, अरे क्या हुआ? मैंने हाफते हुए बोला, अरे आप किस किस्म के इंसान हैं? प्लेट में किसी इंसान के हाथ की उंगली थी। यह सुनकर वह अंकल जी बोले, अरे बाबू, तुम तो अभी ही घबरा गए, यह तो इस खेल की शुरुआत भी नहीं है। और ये सुनकर मैं एकदम से चौंक गया। अब जो मैंने देखा उसने मेरे तो होश ही उड़ा दिए थे। मैंने देखा कि अब वो काका शक्ल बदल रहा था। फिर वह एक भयानक आवाज में मुझसे बोले, क्यों, डर गए ना? यह सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मेरे हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे। डर के मारे मेरी जुबान से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। मैंने तभी ट्रेन की तरफ देखा तो ट्रेन भी अब निकलने को तैयार थी। तभी मैं वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे हाथ पैरों ने मेरा साथ छोड़ दिया था। दरअसल मेरे हाथ पैर पूरी तरीके से जम चुके थे, जिस वजह से मैं चाहकर भी भाग नहीं पा रहा था। तभी मुझे सामने से एक आदमी ट्रेन के अंदर बैठता नजर आया। मैंने उसे आवाज दी तो उसने एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देखा। फिर वह अंकल, जिनका चेहरा काफी भयानक बन चुका था, वो अब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। लेकिन इस बार मैंने हिम्मत जुटाई और फिर मैं भागने लगा। और फिर मैं भागते भागते ट्रेन के करीब आ गया। मगर जैसे ही मैं ट्रेन के अंदर चढ़ने लगा, तभी फाटक के पास जो मैंने देखा वो देखकर तो मेरी आंखें एकदम से फटी की फटी रह गईं। वही बूढ़ा अंकल जो समोसे की प्लेट लेकर मेरी तरफ इशारा कर रहा था, वो मुझे ट्रेन में चढ़ता देखकर बड़ी ही तेजी से हवा में उड़ता हुआ मेरी तरफ भागने लगा। मैं अब काफ़ी दूर आ चुका था। वो ट्रेन तो हाथ से निकल ही गई थी, जिस वजह से मेरा डर और भी ज़्यादा बढ़ गया था। अब मैं लगातार भागता रहा। तभी मैंने देखा कि सामने एक आदमी फर्श पर लेटा हुआ है। मुझे उस पर भी पूरा यकीन हुआ कि हो ना हो ये कोई प्रेत है। मैं भागता रहा और जब थोड़ी देर बाद जब मैं थक कर रुका और पीछे देखा, तो मैंने पाया कि वो आदमी फिर से मेरे पीछे ही खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। अभी मैं भागता ही रहा और फिर मैं भागते भागते इतनी दूर आ चुका था कि मुझे खुद को भी नहीं पता। और जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल वो आदमी मेरे उतना ही करीब था जितना वो पहले था। खैर मैंने पलटना बंद किया और मैं लगातार दौड़ता रहा। फिर मैं पता नहीं दौड़ते दौड़ते कहाँ पर आ गया, जहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। मगर मुझे एक दुकान दिखी जिसके अंदर कुछ रोशनी सी थी। मगर मैं इस बार इतना खतरा नहीं उठाना चाहता था कि मैं उसके अंदर जा सकूं, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी हो सकता था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या। फिर मुझे याद आया कि यहाँ से कुछ दूर आगे ही मेरी बुआ का घर है। मेरी बुआ जनकम नगर में रहती थी, जो कि यहाँ से 2 स्टेशन बाद था। फिर तभी मैंने सुरेंद्र को फ़ोन लगाया। सुरेंद्र जो कि मेरी बुआ का लड़का था। और फिर मैंने सुरेंद्र को बड़ी घबराहट से सारी बात बता दी। उसने तो पहले मुझे बहुत डांटा और फिर उसने कहा कि तुम्हें उस स्टेशन पर उतरना ही नहीं चाहिए था। तुम एक काम करो, तुम उस स्टेशन से बाहर निकल जाओ। अगर अंदर रहे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। और सुनो, जब स्टेशन से बाहर निकलोगे
तब तुम्हें एक बस स्टैंड दिखेगा और भूलकर भी उस बस स्टैंड पर खड़ी किसी भी बस में नहीं चढ़ना। तुम थोड़ा हल्के कदमों के साथ टिकट काउंटर के ऑफिस के बाहर बैठ जाना और सुबह होने तक का इंतजार करना। मुझे उसकी कही गई इन बातों का बिल्कुल भी समझ नहीं आया। मैंने उसे पूरी बात बताई, जिस पर उसने मुझे इसके पीछे की असल सच्चाई बताई। उसने बताया कि वो समोसे वाला असल में कोई समोसे वाला नहीं है, बल्कि एक भटकती रूह है जो देर रात उस स्टेशन पर या बस स्टैंड से गुजरने वाले शख्स को परेशान करती है। और अगर बदकिस्मत इंसान समय रहते स्टेशन से नहीं निकलता तो उसे वो प्रेत मारकर अपना गुलाम बना लेता है। मैं उस ऑफिस के बाहर बैठा सुरेंद्र से फ़ोन पर बात कर ही रहा था कि तभी मैंने किसी के हंसी की आवाज़ सुनी, जिसे सुनकर मेरा मन एक बार फिर से बुरी तरह से दहल उठा। मैं झटपट फिर वहाँ से भागने लगा। मैं दौड़ते हुए एक जगह पर पहुँचा। एक बात तो मुझे साफ समझ में आ रही थी कि आज वो प्रेत मुझे मारकर ही दम लेगा। मैंने सुरेंद्र को फिर से फ़ोन पर कहा कि भाई किसी भी तरह से जल्दी आ जाओ। तो सुरेंद्र बोला, देख तू बस पीछे मत देख, कुछ दूर आगे एक गौशाला आएगा, उसमें वो प्रेत दाखिल नहीं हो पाएगा, मैं भी तुझे वहीं मिलूंगा। उसने मुझे उस भटकती आत्मा की सारी करतूत नहीं बताई थी। शायद इसीलिए मैं उससे अभी तक बचा रहा था, क्योंकि मैं अभी इतने डर में नहीं था कि मैं उसके आगे घुटने टेक दूं। मेरी बेवकूफ़ी ही मुझे कहां से कहां लेकर आ चुकी थी, ये तो मैं भी जान चुका था। फिर मैं जब उस गौशाला के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी मेरा पैर एकदम से सड़क के बीचों बीच पड़े किसी पत्थर से टकरा गया, जिस वजह से मैं नीचे गिर पड़ा। और नीचे गिरते ही वह आदमी अचानक से मेरे करीब आ गया। इतनी जल्दी वह मेरे करीब आ चुका था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसकी आंखें लाल पीली होने लगी थी और उसके नाखून बड़े हो रहे थे। वो अब बहुत ही भयानक लग रहा था। उसके लंबे नाखून और मुंह से बाहर निकलते हुए दांतों को देखकर मैं बुरी तरीके से कांपने लगा था। मैं समझ चुका था कि अब तो मेरी मौत पक्की है। तभी मैंने देखा कि अब उस प्रेत का चेहरा बिल्कुल किसी शैतान के जैसा था और वो अपने पैने दांत लिए मेरी तरफ झुक रहा था। उस पूरे इलाके में मेरे सिवाय वहां पर कोई नहीं था। वो शैतान अब बस मुझे मुंह में टांगे वापस ले जाता कि उसी समय फरिश्ता बनकर सुरेंद्र वहां पर आ पहुंचा। उसके आने के बाद पता नहीं कैसे पर वो प्रेत एकदम से गायब हो गया। सुरेंद्र ने जब मेरी इतनी खौफनाक हालत देखी तो वो भी डर गया। उसने मुझे अपनी जीप में बिठाया और फिर हम लोग घर पर चले गए। मैंने उसका बहुत ही शुक्रिया किया, क्योंकि आज उसकी वजह से मैं बाल बाल बचा था। फिर सुरेंद्र ने कहा कि तुम्हें पता भी है उस दुकान वाले की क्या कहानी है और उसे क्यों भटकता हुआ देखा जाता है? तो इस पर मैंने नामे मुंडी हिलाई। उसने कहा कि वो समोसे वाला एक गरीब घर का था। उसके घर पर उसका बेटा बेटी और साथ ही उसकी पत्नी रहा करते थे, मगर वो उनका पालन पोषण ठीक से नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने उस सुनसान स्टेशन पर दुकान खोलने की सोची, क्योंकि वहाँ पर आसपास कोई दूसरी दुकान नहीं थी और इसी वजह से उसकी बिक्री बढ़ जाती। उसके समोसे बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुके थे। वो समोसे इतने टेस्टी बना लेता कि लोग उसे बहुत ज़्यादा चाहने लगे थे। मगर उसके पास एक और समोसे वाला बैठता था। वो और उसका व्यवहार कुछ ठीक नहीं था। वह हमेशा इससे जलता था। यही वजह रही कि उसने एक दिन उस समोसे वाले के साथ घिनौनी हरकत की। अपना धंधा मंदा चलने की वजह से उस आदमी ने उस समोसे वाले को पहले तो कुछ सामान लाने के लिए भेज दिया। वो समोसे वाला बहुत ही ईमानदार और साथ ही गरीब इंसान था, इसलिए वह किसी पर भी विश्वास कर लेता था। लेकिन उसे क्या पता था कि यही विश्वास आज उसे कहाँ पर पहुँचा देगा। फिर पीछे से उस दूसरे समोसे वाले ने उसके मसाले के अंदर बकरी के मांस मिला दिए। वह पूरे तरीके से मसाले के अंदर घुल चुका था। समोसे वाला अपनी दुकान पर आया और वहीं पर समोसे बेचने लगा। तभी उसने एक प्लेट बनाकर एक आदमी को खिलाई और साथ ही वहाँ पर बहुत सारे आदमी भी इकट्ठा हो चुके थे। इसलिए उस आदमी ने जैसे ही उस समोसे की प्लेट के अंदर उन बकरी के मांस को देखा तो वो गुस्से से एकदम लाल पीला हो गया और फिर समोसे वाले पर भड़कते हुए बोला, ये तुमने इसमें क्या मिला दिया है? और तभी उसने वहाँ पर बैठे सभी लोगों को वो समोसे दिखाए। ये देखकर वो लोग भी एकदम से उस समोसे वाले पर भड़क चुके थे। फिर उस समोसे वाले को पकड़कर उसे वहीं पर मारने लगे।
देखते ही देखते समोसे वाले की दुकान एकदम से खाली कर दी। कुछ लोगों के मुताबिक उनमें धक्का मुक्की चल रही थी और धक्का मुक्की होते ही शायद किसी ने जोर से उसे धक्का दे दिया और वो समोसे वाला नीचे रेलवे ट्रैक पर गिर गया और पटरियों से टकराने की वजह से उसके सिर से बहुत खून बह रहा था। शाम का समय भी था। उनमें से भी किसी ने उसकी मदद नहीं की और सब वहाँ से निकल गए। उसके परिवार वालों को भी उसके बारे में पता नहीं चला। लोगों का कहना है कि वो पटरी के टकराने की वजह से मर गया और जब रेलवे के कर्मचारी उसे उठाकर अस्पताल ले गए तब तक वो मर चुका था। उसी के लगभग 15 से 20 दिन के बाद उसके साथ रहने वाले और समोसे वाले के साथ एक भयानक हादसा हुआ और दूसरे समोसे वाले की भी लाश उसी रेलवे ट्रैक पर गिरी मिली। उसके बाद उस स्टेशन पर देर रात ऐसे हादसे होना सामान्य हो गए थे। इसी वजह से कोई भी शख्स अकेला उस स्टेशन पर रुकना मंजूर नहीं करता। लोग कहते हैं कि उसी की आत्मा अभी भी उस स्टेशन पर दुकान खोले रहती है और जो उससे टकरा जाता है तो उसका बहुत बुरा हाल होता है। बाकी इस घटना ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। वो तो शायद मेरी खुशकिस्मती थी कि आज मैं इतने खौफ में ही सही पर कम से कम जिंदा तो हूँ। अगर उस रात सही समय पर सुरेंद्र नहीं पहुँचता तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। इसलिए अंधविश्वास पर विश्वास ना सही पर एकदम से अनदेखा भी नहीं करना चाहिए, वरना जो इसका अंजाम होगा वो बेहद दिल दहला देने वाला होगा। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।